नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जिंदा आंखें पार्ट 5। सुबह 10:30 बजे सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे हवलदार सुरेंद्र काछी के साथ हरीश खुदे के 2 कमरे वाले घर पर जाकर टुन्नी से मिला। तब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में दक्षाई मेंशन की दूसरी मंजिल में छोटे वॉल्ट में डकैती की गई है और 50 करोड़ से ज्यादा की दौलत के साथ स्टार डायमंड नामक का वो हीरा भी डकैती में चला गया, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस खबर से नेशनल बैंक में हड़कंप मच गया था। टीवी के न्यूज चैनल जोर शोर के साथ इस डकैती का बयान कर रहे थे। नेशनल बैंक के हेड ऑफिस के पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच चुके थे। वॉल्ट के दरवाजे की ऐसी बुरी हालत थी कि उसे देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि डकैती करने वालों ने वॉल्ट का दरवाजा तोड़ा है या उसे खोला गया है। इसके लिए वॉल्ट को सुरक्षा देने वाली इकबाल एंड कंपनी को फोन करके महेश नागपाड़े को बुलाया गया, क्योंकि वॉल्ट को सुरक्षा देने का काम वो ही देखता था। जबकि हकीकत ये थी कि नागपाड़े की हालत बुरी हो रही थी, परंतु दक्षाई मेंशन पहुंचकर जब उसने वॉल्ट के लॉक की हालत देखी तो चैन की लंबी सांस ली, क्योंकि उसे देखकर समझ पाना असंभव था कि दरवाजे के साथ क्या हुआ होगा। ऐसे में नागपाड़े ने निरीक्षण के बाद घोषणा कर दी कि वॉल्ट के लॉक्स को तोड़ फोड़ के नकारा करके दरवाजा खोला गया है। इस प्रकार नागपाड़े ने पुलिस से खुद को बचाया, वरना पुलिस ने उसे ही डकैतों का साथी मान लेना था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका था कि डकैती किसने की। सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे ने इंस्पेक्टर दारूवाला को टुन्नी के आए फोन के बारे में और मरने वाले का नाम हरीश खुदे बता दिया था। ऐसे में दारूवाला ने उसे कहा था कि वो इस मामले की पूरी तरह जांच करे और ये दोनों नाम अभी मीडिया के सामने खोले नहीं गए थे। मोरे और काछी जब टुन्नी के घर पहुंचे तो 27 वर्षीय टुन्नी बहुत बेचैन थी। सुबह 4 बजे तक जागती रहने के पश्चात उसने यूं ही खुदे को फोन कर दिया था और फोन किसी पुलिस वाले ने रिसीव किया था। ये बात उसके लिए चिंता वाली थी। सोच सोचकर परेशान थी कि क्या हरीश खुदे डकैती में पुलिस के हाथों में पड़ गया है। जिस पुलिस वाले ने उससे बात की थी उसने कहा था कि वो कहीं जाए मत, वो उससे मिलने आएगा। मोहन मोरे और काछी वर्दी में उसके पास पहुंचे थे। काछी ने एक लिफाफे को बंडल के रूप में थाम रखा था, जिसमें कि 10 लाख रुपया था। 2 पुलिस वालों को आया पाकर टुन्नी का दिल धक से रह गया। तुम्हारा नाम टुन्नी है? टुन्नी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह 4 बजे तुमने जो फोन किया तब मेरे से ही बात हुई थी तुम्हारी, मोरे बोला। भीतर बैठे मैडम, टुन्नी ने सिर हिला दिया। सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे हवलदार काछी छोटे से ड्राइंग रूम में जा बैठे। दूसरा कमरा बेडरूम था। टुन्नी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तुम भी बैठो, मोरे गंभीर स्वर में बोला। मेरा पति कहाँ है? बैठते हुए टुन्नी ने पूछा। देख, मेरी बात सुन, मोहन मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। हरीश खुदे नाम है उसका। हाँ, टुन्नी बहुत बेचैन थी। देख, मेरी बात सुन, मोहन मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। अब पुलिस इस लाइन पर लग चुकी है, छिपाने का कुछ फायदा नहीं। तूने रात ये जानकर कि पुलिस वाला बात कर रहा है, तूने छूटते ही कहा हरीश खुदे पकड़ा गया। बोल, कहा कि नहीं? टुन्नी के चेहरे पर घबराहट थी। बोल। हाँ, कहा था। टुन्नी अपने में हिम्मत इकट्ठी करने लगी कि उसने तो कुछ किया नहीं, फिर वो क्यों डरे? तो तेरे को पता था कि वो क्या कर रहा है? पता था तो क्या हो गया? टुन्नी बोली। वो पकड़ा गया, जो पूछना है उससे पूछो, मेरे पास क्यों आए हो? तेरे से भी पूछताछ करनी जरूरी है। बता, वो क्या कर रहा था? मोहन मोरे ने पूछा। पुलिस को नहीं पता ये बात? टुन्नी का स्वर तीखा हुआ। सब पता है, परंतु पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। तो तेरा पति क्या कर रहा था? डकैती कर रहा था। किसके साथ? वो अकेला तो होगा नहीं, मोरे ने फौरन कहा। मैं नहीं जानती, टुन्नी ने दृढ़ स्वर में कहा। जानती नहीं या बताना नहीं चाहती? जो भी समझो, ये बात उसी से पूछो। मेरा क्या मतलब इन बातों से?
देख, तेरे को पता था कि तेरा पति डकैती कर रहा है। सब कुछ जानते हुए तूने ये खबर पुलिस को नहीं बताई। इससे तू भी उन डकैतों की सहायक मानी जाएगी। समझी ना, तू भी फंसेगी। मौर्य ने गंभीर स्वर में कहा। नए भर्ती हुए हो पुलिस में? टुन्नी की आवाज तीखी हो गई। मुझे फंसाने चला है तू? ठीक है, मैं नहीं जानती मेरा पति क्या कर रहा था। वो शाम को सब्जी लेने गया और रात को लौटा नहीं। मैं इंतजार कर रही थी कि वो आ जाएगा, पर पुलिस आ गई और मुझे पता चला उसे पुलिस ने पकड़ लिया। और वो सुबह 4 बजे तूने फोन किया, वो सब्जी लेने के बहाने रात भर गायब रहा, तो मैं उसे फोन नहीं करूंगी? फोन पर तूने कहा कि वो पकड़ा गया। मैंने कब कहा? टुन्नी मुंह बनाकर बोली। साबित कर, तो मुझे फंसा नहीं सकता। हवलदार सुरेंद्र काची धीमे से मोरे से बोला। खेली खाई है जनाब। पूरबनाथ साठी देवेंद्र साठी का नाम सुना है? पूरबनाथ साठी को तो 1.5-2 महीने पहले देवराज चौहान ने मार दिया था। मोरे बोला। कह तू, मेरा पति पहले उनके लिए काम करता था, पुराना पापी था। एक बात तो बता। 2 पूछ। हरीश खुदे का डकैती मास्टर देवराज चौहान से तो कनेक्शन नहीं था? मोरे एकाएक बोला। मुझे क्या पता। रात बैंक में डकैती की गई है और उसमें तेरा पति हरीश खुदे भी शामिल था। मोरे ने कहा। बता, मैं क्या करूं? उसने डकैती की तो उससे बात कर, मेरे पास क्यों आना पड़ा? मोहन मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। क्या उम्र है तेरी? 25। कितनी देर हो गई तेरी शादी को? 6-7 साल। क्यों? टुन्नी ने नाराजगी से मोरे को देखा। बुरी खबर देनी है तुझे, सोच रहा हूं कैसे दूं, मोरे ने कहा। टुन्नी का दिल जोर से धक करके रह गया। बुरी खबर? टुन्नी को अपना दम निकलता महसूस हुआ। मोहन मोरे और काची उसे ही देख रहे थे। क्या बुरी खबर? देख, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तेरे को पता है कि तेरा पति क्या कर रहा था। ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। तभी तो कहते हैं कि बुरा काम मत करो, परंतु लोग हैं कि सुनते नहीं। सोचते हैं एक ही रात में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर। बुरी खबर बता। टुन्नी की आवाज कांपी। मैं कई बार लोगों को ऐसी बुरी खबर सुनाने का काम कर। मर गया वो? टुन्नी का स्वर जोरों से कांपा। हाँ, मोहन मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। डकैती वाली जगह पर उसकी लाश मिली। टुन्नी को काटो तो खून नहीं। हरीश खुदे का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच उठा। वो मोहन मोरे को देखे जा रही थी। पुलिस ने नहीं मारा उसे, मोरे बोला। अपने ही साथियों से झगड़ कर वो मरा। उसे 3 गोलियां मारी गई। 1 गोली पीठ पर लगी और 2 गोलियां छाती पर। मुझे बहुत दुख है, पर तेरे को ये बताना पड़ा। टुन्नी की आंखों से आंसू बह निकले। मर गया वो? टुन्नी रो पड़ी। उसके अपने ही लोगों ने उसे मारा। मर गया? विश्वास नहीं होता। किसके साथ डकैती कर रहा था वो? मोरे ने पूछा। देवराज चौहान के साथ। डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ? मोरे सतर्क हुआ। हाँ, साथ में जगमोहन भी था। देवराज चौहान का साथी? टुन्नी ने आंसुओं भरा चेहरा हिला दिया। और बता। खुदे ने देवराज चौहान और जगमोहन का साथ दिया था जब वो देवेंद्र साठी और विलास डोगरा मोना चौधरी से झगड़ा। खुदे मुझे फोन पर सब बताया करता था। देवराज चौहान ने ये डकैती मेरे पति का एहसान उतारने के लिए ही की थी। वो मेरे पति को बहुत सा पैसा देना चाहता था। यकीन नहीं होता कि उसने मेरे पति को मार। ये जरूरी नहीं कि देवराज चौहान ने उसे मारा हो। और भी लोग थे डकैती में? हाँ, 5-7 थे। खुदे ने एक बार फोन पर बताया था। 2 महीने से वो घर नहीं आया। देवराज चौहान के साथ था। अब आई तो उसकी मौत की खबर। टुन्नी पुनः रो पड़ी। मर गया वो तो मुझे रानी बनाकर रखना चाहता था। क्या क्या सपने दिखाता था मुझे, पर वो तो खुद ही सपना बन गया। हौसला रख, मोरे ने गंभीर स्वर में कहा। किसी के साथ नहीं मरा जाता। तू खूबसूरत है, कोई और मिल जाएगा तुझे। उसके लिए थोड़ा बहुत अफसोस कर ले, फिर अपनी आगे की जिंदगी संवार। तुझे बता दूं कि देवराज चौहान डकैती कर गया है। 50 करोड़ की नगद दौलत के साथ एक बेशकीमती हीरा ले उड़ा है वो। हीरा? टुन्नी के होठों से निकला। क्या हुआ? खुद ही मुझे फोन पर बताया करता था कि डकैती में देवराज चौहान सिर्फ हीरा लेगा
और वो हीरा सिर्फ उसका होगा। उस हीरे की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की है और उसे बेचकर सारी दौलत वो खुदे को देगा। टुन्नी ने भर्राए स्वर में कहा, कौन किसको इतनी बड़ी दौलत देता है? ऐसी बातें सिर्फ सुनने सुनाने के लिए होती हैं। मोरे बोला, तेरे पति ने तेरे को उन लोगों का नाम तो बताया होगा जो लोग इस डकैती में शामिल थे। इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मेरे पति का शरीर कहाँ पर है? बार बार टुन्नी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हॉस्पिटल में है। दोपहर को पोस्टमार्टम होगा। शाम तक शरीर मिल जाएगा। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। सारे काम निपटाने में तेरी सहायता करूंगा। तेरा कोई सगा वाला है कि नहीं? जब खुदे से शादी की तो वो छूट गए। अब कोई नहीं मिलता मुझसे। टुन्नी ने भर्राए स्वर में कहा, जिंदगी कैसे चलाएगी? कितना पैसा है तेरे पास? टुन्नी ने गालों पर से आंसू साफ किए। जवाब दे, मैं तेरी को सहायता करना चाहता हूँ। कितना माल है तेरे पास? ये 2 कमरों का घर और 2-2.5 लाख रुपया हो जाएगा जो इधर उधर दे रखा है। टुन्नी भर्राए स्वर में बोली, जिस औरत का आदमी नहीं होता उसका आदमी पैसा होता है। पैसे को संभाल के रखना, नहीं तो ठोकरे खाएगी। शाम को तेरे को तेरे पति का शरीर मिलेगा। मेरे ख्याल में शाम को ही उसका संस्कार करा देना ठीक होगा। मैं तेरे सब काम निपटा दूंगा। पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं। वर्दी पहनकर हमारी भावनाएं नहीं मर जाती। तू चाहे तो मैं तेरे को 10 लाख अभी दे सकता हूँ। क्यों? टुन्नी ने उसे देखा। फंसाना चाहता है मुझे? मैं ऐसी नहीं। गलत मत समझ, मैं तेरा भला कर रहा हूँ। अगर तू अपने पति की आंखें दान कर दे तो किसी दूसरे को रोशनी मिल जाएगी और तेरे को 10 लाख अभी। नहीं तो क्या फायदा? शाम को सब कुछ स्वाहा होकर बराबर हो जाएगा। मोरे गंभीर था। किसी को आंखें चाहिए। आंखें दान करने वाले फॉर्म पर साइन करके तो 10 लाख ले सकती है। कहने के साथ ही मोहन मोरे ने जेब से तय किया फॉर्म निकाला और उसे खोलकर टेबल पर रख दिया। फॉर्म भर रखा है। तेरे साइन की जरूरत है। साइन कर और 10 लाख कमा ले। ऐसा मौका भी भगवान किसी किसी को देता है। काची काची फौरन उठा और पास रखे लिफाफे से नोटों की गड्डियां निकाल कर टेबल पर लगा दी और जेब से पेन निकाल फॉर्म पर रख दिया। टुन्नी भीगी आंखों से नोटों को देख रही थी। ज्यादा टेम नहीं है। जो सोचना है जल्दी से सोच ले। लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो टुन्नी ने पेन उठाया और जहां साइन करने की जगह थी वहां साइन कर दिए। अब ये 10 लाख तेरा। मोहन मोरे फॉर्म उठाकर जेब में रखता बोला, सच बात तो ये है कि सुबह 4 बजे ही मैंने डॉक्टर को आंखें दान करने को कह दिया था और तभी आंखों को निकालकर सुरक्षित रख लिया गया था। मेरे ख्याल में 12 बजे का वक्त तय हुआ था किसी का ऑपरेशन करके उसे आंखें लगाने को। 2 घंटे तक तुम्हारे पति की आंखें ऑपरेशन करके किसी को लगा दी जाएंगी। तुम्हें खुशी होगी तब कि तुम्हारे पति की आंखें नहीं मर सकी। आंखें जिंदा हैं उसकी। संस्कार में मेरा हाथ बटाना। टुन्नी ने भरे गले से कहा, चिंता मत कर, इन सारे कामों में मैं तेरे साथ रहूंगा। मोरे बोला, वो मेरे से बड़ा प्यार करता था। टुन्नी फिर से रो पड़ी और मैं भी उससे शब्द पूरे न कर सकी। तुम्हारे लिए उसकी मौत का दुख है मुझे। बेहतर होता अगर तुम उसे बुरे रास्ते से दूर रखती। ऐसा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। रोते हुए टुन्नी ने कहा, पैसे संभाल ले अपने। सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे उठते हुए बोला, संभाल ले, फिर मैं आसपास की 2-3 औरतों को तेरे पास रहने को बोल देता हूँ। ऐसे में तेरा अकेले रहना ठीक नहीं। और सुन, ये बात पुलिस को या किसी को मत बताना कि तेरे को पता था तेरा पति क्या कर रहा है। देवराज चौहान का नाम भी होठों पर मत लाना, वरना पुलिस तेरे को परेशान कर देगी। मेरे को पुलिस वाला मत समझ, अपना भाई समझ। दिल की बात मुझसे कर लिया करना। मैं आया और तेरे को तेरे पति की मौत की खबर दी और चला गया। बस सारे मामले से तेरा अलग रहना ही ठीक है। काची भी खड़ा हो चुका था। नोट संभाल, फिर मैं आस पड़ोस की 2 औरतों को बुला देता हूँ जो तेरे पास रहेंगी। सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे काची के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर विनायक ड्यूटी पर नहीं था। पता चला कि उसकी रात की ड्यूटी है। मोरे ने हॉस्पिटल से विनायक का नंबर लिया
और बाहर आकर उसने फोन किया। हेलो, डॉक्टर विनायक की नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। डॉक्टर, मैं सब इंस्पेक्टर मोरे। पहचाना? हाँ, 12 बज गए हैं, 25 लाख नहीं मिला। मिलेगा। अभी अमन ओबराय का ऑपरेशन हो रहा होगा, उसे हरीश खुदे की आंखें लगाई जा रही होंगी। पर मेरे नोट? मैं अभी मिसेस ओबराय को फोन करके तुम्हें बताता हूँ। मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ डॉक्टर, ऐसे कामों में उधार नहीं चलता। मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ। मोरे डॉक्टर के फोन के इंतजार में वहीं खड़ा रहा। साहब जी, काछी बोला। इस मामले की सारी बातें साफ हो गई। नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में डकैती मास्टर देवराज चौहान ने डकैती की। साथ में जगमोहन था, देवराज चौहान का साथी। मरने वाला हरीश खुदे था और भी लोग थे, परंतु उनमें कोई ऐसी बात हुई कि हरीश खुदे को गोली मार दी गई और वे वहां से निकल भागे। मेरे ख्याल में हरीश को देवराज चौहान ने गोली नहीं मारी होगी। मोरे बोला। कैसे पता? खुदे की पत्नी कहती है कि देवराज चौहान खुदे से खुश होकर खुदे के लिए डकैती कर रहा था। ऐसे में वो खुदे को क्यों मारेगा? वैसे भी देवराज चौहान के बारे में सुन रखा है कि वो अपने साथियों से धोखेबाजी नहीं करता। उसे किसी दूसरे साथी ने गोली मारी होगी। काफी बड़ी डकैती कर गए साहब जी। हाँ, 50 करोड़ से ज्यादा की नगद दौलत और 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला स्टार डायमंड हीरा। मोरे बोला। देवराज चौहान हमेशा ही बड़ी डकैती करता है। मोहन मोरे ने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर साहब को क्या बताना है? हरीश खुदे की पत्नी को इस मामले से बाहर रखना है। मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस के सवालों से घिर जाए। इंस्पेक्टर साहब से ये ही कहना है कि वो हरीश खुदे की पत्नी कहती है कि वो शाम को सब्जी लेने गया था, फिर लौटा नहीं और पुलिस से ही सुबह उसे पता चला कि उसे गोलियां लगी हैं, वो मारा गया। ये भी बताना है कि खुदे साठी ब्रदर्स के लिए काम करता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तभी मोहन मोरे का फोन बजा। हेलो, मोरे ने फोन पर बात की। दूसरी तरफ डॉक्टर विनायक था। मिसेस ओबराय से बात की है मैंने। वो कहती है कि शाम 4 बजे बंगले पर आकर पैसा ले लो। ठीक है, उसे कहना कि जो सुबह 10 लाख ले गया था वो ही आदमी शाम को 4 बजे आएगा, उसे पैसा दे दे। इसके बाद मोरे फोन बंद करता काची से बोला, तुम 4 बजे मिसेस ओबराय से 25 लाख ले आना। जी साहब जी। मोरे ने इंस्पेक्टर दारूवाला को फोन किया। आप कहाँ हैं सर? मैं मरने वाले की पत्नी से मिलकर आ रहा हूँ। मोरे बोला। अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा हूँ, यहीं आ जाओ मोरे। उधर से इंस्पेक्टर दारूवाला ने कहा। इंस्पेक्टर किशन दारूवाला ने सब इंस्पेक्टर मोहन मोरे की बात सुनी कि खुदे की पत्नी ने क्या कहा। वो औरत बहुत परेशान है सर, मोरे बोला। उसका पति हरीश खुदे साठी ब्रदर्स के लिए काम करता। अंडरवर्ल्ड के साठी ब्रदर्स? वो ही सर। पूरबनाथ साठी 2 महीने पहले मारा गया, परंतु उसका छोटा भाई देवेंद्र साठी जिंदा है। पीछे सुना था कि साठी का पंगा खड़ा हो गया है देवराज चौहान से। देवराज चौहान ने पूरबनाथ साठी को मार दिया। अब देवेंद्र साठी देवराज चौहान को मार देना चाहता है। विलास डोगरा और मोना चौधरी भी इस मामले में आ फंसी थी। उसके बाद इस मामले का क्या हुआ पता नहीं। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें इस डकैती पर ध्यान देना है। यस सर। ये डकैती बेवकूफों का काम नहीं है। एक्सपर्ट हाथों ने इस काम को अंजाम दिया है। डकैती करने वाले लिफ्ट के रास्ते लिफ्ट की शाफ्ट में दाखिल हुए और दूसरी मंजिल नेशनल बैंक के हेड ऑफिस में प्रवेश कर गए, जबकि वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था, परंतु वो आसानी से भीतर प्रवेश कर गए। स्विट्जरलैंड से मंगाए गए लॉक सिस्टम वहां काम कर रहे थे। वहां की सुरक्षा की देखभाल करने वाला इंजीनियर नागपाड़े का कहना है कि उसे विश्वास नहीं होता कि कोई इस सुरक्षा सिस्टम को भेदकर भीतर प्रवेश कर गया है। कॉम्बिनेशन लॉक लगे थे बैंक के प्रवेश दरवाजे पर भी और भीतर मिनी वॉल्ट में भी, परंतु डकैतों ने जाने किस तकनीक का इस्तेमाल किया कि उन्हें खोल दिया। कॉम्बिनेशन लॉक बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। समझ पाना मुश्किल है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। बहुत हिम्मत दिखाई डकैती करने वालों ने, मोरे गंभीर स्वर में बोला। कुछ पता चला उनके बारे में? अभी नहीं,
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम उनके बारे में पता लगा लेंगे, इंस्पेक्टर दारूवाला ने कहा। पावनहार और दाऊद मैंशन दोनों इमारतें आसपास हैं। डकैती करने वालों ने पावनहार के गार्डों को बेहोश कर दिया। उसके शरीरों में बनी सुइयां मिली हैं। समझ में तो यही आया है कि वो बेहोशी की सुइयां हैं और दूर से उन पर फेंक कर उन्हें बेहोश किया गया। इसका मतलब सर, डकैती करने वाले समझदार लोग थे। हाँ, वो चालाक और शातिर है, तभी तो बैंक की वॉल्ट में आसानी से घुस गए। दारूवाला ने सिर हिलाया। तुम मरने वाले हरीश खुदे के बारे में जानकारी प्राप्त करो कि इन दिनों वो किस किस से मिल रहा था। उसकी पत्नी से पूछो। ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि बैंक में डकैती करने वालों को जल्दी पकड़ा जाए। ये काम हमें निपटाना ही होगा। मैं हरीश खुदे की पत्नी से पूछताछ करूंगा सर। आज शाम को उसके पति का संस्कार होगा, तब भी मैं वहां रहूंगा। हो सकता है उसके संस्कार में उसका कोई साथी हो। काची मेरे साथ रहेगा। मैं कोई काम की जानकारी पाने की कोशिश करूंगा। पावनहार और दक्षाई गार्डों के बयानों से हमें खास कुछ नहीं पता चला। वो सिर्फ एक मजदूर औरत के बारे में ही बता पा रहे हैं, जिसकी सीढ़ी उन्होंने छत पर पहुंचा दी थी, जो डकैती करने वालों की चाल थी। उसी लंबी सीढ़ी को पुल की तरह इस्तेमाल करके डकैती करने वाले दक्षाई मैंशन की छत पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे उन्होंने पहले ही बेकार कर दिए थे। वहां से कुछ नहीं मिला। उंगलियों के निशान जरूर मिले हैं। उनकी जांच चल रही है। ले देकर सिर्फ हरीश खुदे नाम के व्यक्ति की लाश मिली है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं कि वो डकैती में शामिल था या उसने डकैतों को देख लिया था तो उसे गोली मार दी गई। हमें काफी जानकारी इकट्ठी करनी है मोरे। मैं शाम तक ज्यादा से ज्यादा पता लगा लूंगा सर। शाम 4 बजे सब इंस्पेक्टर मोरे ने मोटरसाइकिल अमन ओबराय के बंगले से कुछ आगे रोके रखी और हवलदार सुरेंद्र काची 15 मिनट में ही एक छोटा सा ब्रीफकेस ओबराय के बंगले से ले आया। चलिए साहब जी। मोरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। काची बैठा तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। पूरा 25 लाख है? मोहन मोरे ने पूछा। खोल कर देखा साहब जी और गिन भी लिया। हजार हजार के नोटों की 25 गड्डियां हैं। काची बोला। 5 तेरी 20 मेरी। जो हुक्म साहब जी। अभी इधर तेरा घर पास में है, उधर रख दे ब्रीफकेस। हॉस्पिटल जाना है। हरीश खुदे की बॉडी लेकर उसकी पत्नी को खबर करनी है कि संस्कार के लिए मोहल्ले के 5-7 लोगों को ले आए। ये काम भी निपटाना है। वो अकेली है, फिर उसी की मेहरबानी से तो 25 लाख हाथ लगे हैं। हमें इसके साथ शराफत से पेश आना है। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, पूरन दागड़े, उस्मान अली और सतीश बारू सुबह होने पर सब बारू के फ्लैट पर पहुंचे थे। 2-3 घंटे सोने के पश्चात वो सब अलग अलग बजरंग कराड़े और सोनी की तलाश में निकल गए थे। परेशान थे सब, गुस्से में थे। बजरंग और सोनी को हर हाल में ढूंढकर उनसे पैसा वापस लेना चाहते थे और देवराज चौहान, जगमोहन तो उन्हें खुदे की मौत के बदले मौत देना चाहते थे। उनका पूरा दिन भाग दौड़ में ही बीता। शाम 8 बजे वो सब सतीश बारू के फ्लैट पर इकट्ठे हुए। मेरे ख्याल में वे दोनों पैसे के साथ मुंबई से बाहर निकल गए हैं, जगमोहन ने कहा। उनकी कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही, सोहन लाल ने कहा। मैं दिन में सोनी के फ्लैट पर गया, वहां ताला लगा था। आसपास से सोनी के बारे में पूछा तो पता चला उसका फ्लैट 3-4 दिन से बंद है। बजरंग कराड़े के उस टैक्सी स्टैंड पर गया जहां वो टैक्सी के साथ होता था, परंतु वो वहां भी कई दिन से नहीं आया। मैं सहमत हूं कि वो पैसे के साथ मुंबई छोड़ गए हैं। सालों ने हवा भी नहीं लगने दी कि वो कुछ करने वाले हैं। उस्मान अली गुस्से से कह उठा। हम उनसे पैसा लेकर रहेंगे, सतीश बारू बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। पूरन दागड़े ने टीवी चला लिया था। मैं, बारू पुनः कह उठा। दिन में हरीश खुदे के घर गया था। मैंने उसकी पत्नी को देखा, वो रो रही थी। मोहल्ले की 5-7 औरतें उसके घर पर थी। फिर शाम को खुदे का दाह संस्कार किया गया। 2 पुलिस वाले इन सब कामों को करने में आगे थे। उसका दाह संस्कार देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि वो हम में से ही एक था। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। तुम क्या सोच रहे हो? सिर्फ इतना
कि हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। वो मुंबई से जा चुके हैं, ऐसे में उन्हें ढूंढने में काफी वक्त लग सकता है। जगमोहन बोला। जितना भी वक्त लगे हम उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे। देवराज चौहान गुर्रा उठा। बहुत बुरा किया उन्होंने, सारा पैसा ले गए। उस्मान अली बोला। मैं घर जाकर माँ से क्या कहूंगा कि देवराज चौहान के साथ डकैती करने के बाद भी मैं खाली हाथ रह गया। सारी उम्र इस झटके को नहीं भूल पाऊंगा। तब खुदे की जगह तुम भी उसके सामने हो सकते थे उस्मान अली, बारू बोला। तुम ठीक कहते हो। उस्मान अली ने गहरी सांस ली। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम्हें तो वो बेहोश कर गए, पर हरीश खुदे को शूट कर दिया, तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? जब वो हाथ लगे तो ये बात तुम उनसे जरूर पूछना, बारू शांत स्वर में बोला। सब पूछा जाएगा, एक बार हाथ तो लगने दे उन्हें। तभी टीवी पर नजरें टिकाए पूरन दागड़े कह उठा। टीवी देखो, खबर सुनो। सबकी निगाहें टीवी पर जा टिकी। खबरों का चैनल लगा था और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित शहडा नाम के कस्बे की खबर थी, जो कि आधा महाराष्ट्र में और आधा मध्य प्रदेश में आता था। टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ते ही सब ठगे से रह गए। बजरंग कराड़े और सोनी एक वैन के पास खड़े दिख रहे थे, साथ में पुलिस थी। दोनों के चेहरे फक पड़े हुए थे। टीवी पर बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा शहडा पर पुलिस रूटीन ने बैरियर लगाकर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रही थी कि बैरियर देखकर इन दोनों ने वैन को भगा ले जाने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने कोशिश कामयाब नहीं होने दी और वैन की तलाशी लेने पर नोटों से भरे 6 बैग मिले हैं, जिनमें करोड़ों की दौलत है। इन्होंने अपने नाम बजरंग कराड़े और युवती का नाम सोनी बताया है। दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और पूछताछ चल रही है। सब सन रह गए थे ये सुनकर। नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। फिर खबर बदल गई। पूरन दागड़े ने टीवी बंद किया और बोला, खेल खत्म। पैसा मिलने की जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी नहीं रही अब। दोनों पैसे के साथ पुलिस के हाथ लग गए। उस्मान अली कह उठा। पुलिस उनके मुंह से उगलवा लेगी, खुदे की मौत के बारे में भी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अब उनकी सारी जिंदगी जेल में बीतेगी। डकैती के साथ हत्या संगीन जुर्म की श्रेणी में आता है। हमारी भाग दौड़ खत्म हो गई। लेकिन पैसा तो हाथ से गया, सतीश बारू ने कहा। हमें पैसा चाहिए था, उस्मान अली बोला। इतना कुछ करके भी हम खाली हाथ रह गए, पूरन दागड़े ने अफसोस भरे स्वर में कहा। हमने कोशिश तो की थी, जगमोहन ने कहना चाहा। तुम्हें दोष नहीं दे रहे, उस्मान अली बोला, पर हमारी जरूरत पैसा थी, वो तो अब हाथ से निकल गया। पुलिस के पास पहुंच गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरन दागड़े ने कहा। ना खुद खा सके कमीने, ना हमें खाने दिया, सतीश बारू छल्लाकर बोला। दगाबाजी ना करते तो सब ठीक रहता। हरीश खुदे भी जिंदा रहता और हम सबके हिस्से 10-10 करोड़ आ जाता। तभी उस्मान अली ने देवराज चौहान से कहा, क्या तुम हमारे साथ किसी और डकैती का प्रोग्राम बनाओगे? नहीं, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? मैं जरूरत नहीं समझता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम लोगों के साथ मैंने एक डकैती करनी थी, वो कर ली। जो हुआ उसका मुझे तुमसे ज्यादा दुख है। ये डकैती मैं हरीश खुदे के लिए कर रहा था और वो मर गया। कई पलों तक कोई कुछ ना बोला। देवराज चौहान ने पुनः कहा, मैं तुम तीनों को 5-5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़ दोगे? उस्मान अली खुश हो गया। सच कह रहे हो? पूरन दागड़े ने कहा। मेरे पास स्टार डायमंड नाम का हीरा है, जिस पर अब खुदे की पत्नी का हक है, परंतु उसे बेचकर उसमें से 5-5 करोड़ तुम तीनों को दूंगा और बाकी पैसा खुदे की पत्नी को। इस तरह तुम लोगों का काम भी चल जाएगा। ये बढ़िया रहेगा। 5 करोड़? सतीश बारू मुस्कुरा पड़ा। कब दोगे? उस्मान अली ने पूछा। 1 सप्ताह तक, देवराज चौहान ने कहा, परंतु अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। बजरंग कराड़े और सोनी पुलिस के हाथों में पड़ गए हैं। पुलिस उनके मुंह से सब निकलवा लेगी। तुम तीनों के वे सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन ये फ्लैट उन्होंने देख रखा है। बारू, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। बचे रहना चाहते हो तो इस फ्लैट में
वापस मत लौटना और अपनी पहचान के सब लोगों से संबंध तोड़ लो। तुम फंसे तो उनकी वजह से ही फंसोगे। यहाँ कुछ ही घंटों में पुलिस आ जाएगी। सतीश बारू ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं सप्ताह तक तुम लोगों को फोन करूंगा 5-5 करोड़ देने के लिए, देवराज चौहान ने कहा। मेरा पता ठिकाना तो सिर्फ तुम ही जानते हो देवराज चौहान, पूरन दागड़े बोला। निश्चिंत रहो, समझो कि तुम्हारा पता ठिकाना कोई भी नहीं जानता। घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार करो। और मैं? उस्मान अली के होठों से निकला। तुम अपने नाम की वजह से पकड़े जा सकते हो क्योंकि तुम चोर हो। पुलिस को तेरे बारे में जरूर पता होगा। मैं अपना और माँ का कोई इंतजाम कर लेता हूँ। तुम पक्का फोन करोगे 5 करोड़ देने के लिए? सतीश बारू ने देवराज चौहान को देखा। तुम तीनों को सप्ताह तक 5-5 करोड़ मिल जाएगा। अब ये जगह फौरन छोड़ दो। बारू, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि तुम्हारा यह फ्लैट पुलिस की नजरों में आ जाने वाला है। पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेगी, देवराज चौहान ने कहा। रानी ओबरॉय, विनोद ओबरॉय की पत्नी, सुंदरता का जीता जागता उदाहरण थी। देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे। गोरा रंग, लंबा कद, तीखे और खूबसूरत नैन नक्श बिलोरी आंखें। वो जब आंखें मिलाकर सामने वाले से बात करती तो सामने वाले के होश उड़ जाते। जिस्म का एक एक हिस्सा तराशा हुआ लगता था। अगर उसकी आंखें बिलोरी न होती तो शायद वो लोगों पर इतना प्रभाव न छोड़ पाती। अपनी बिलोरी आंखों की वजह से ही वो सबसे अलग लगती। यूं वो पीछे से मध्यम वर्गीय परिवार की थी। उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह मेरठ की रहने वाली थी, परंतु फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए वो मुंबई आ गई थी। कई सालों की कोशिश के बाद भी फिल्मों में कोई चांस नहीं मिला और इसी दौरान विनोद ओबरॉय से मुलाकात हो गई। जब उसे पता लगा कि विनोद ओबरॉय मुंबई की मोटी आसामी है तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। तेजी से दोनों में प्यार हुआ और उतनी ही तेजी से दोनों ने शादी भी कर ली। पहली मुलाकात के 1.5 महीने बाद दोनों की शादी हो गई थी और दोनों की शादी को कठिनता से महीना ही बीता था कि विनोद ओबरॉय का जबरदस्त कार एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने विनोद ओबरॉय की कार को पीस डाला था, परंतु देखने वालों का कहना था कि एक वैन भी थी ट्रक के साथ जिन्होंने विनोद ओबरॉय की कार को टक्कर मारी थी। ट्रक तो वापस पलटकर दूसरी बार उसकी कार पर चढ़ गया था। स्पष्ट था कि ये एक हत्या की चेष्टा थी। ट्रक चलाने वाला, वैन चलाने वाला दोनों ही फरार हो गए थे। बाद में पुलिस को पता चला कि ट्रक और वैन दोनों ही सुबह चोरी हो गए थे और उनकी चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी। पुलिस ने लोगों के बयान दिए, परंतु पुलिस ने उसे हत्या की कोशिश का मामला दर्ज न करके एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया। ऐसे एक्सीडेंट के बाद विनोद ओबरॉय का मरना लाजमी था, परंतु वो जिंदा रहा और उसकी हालत मरो से भी बुरी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक टांग काटनी पड़ी। अब वो ऐसा अपाहिज हो गया था कि हर वक्त पीठ के बल बेड पर लेटा रहता। 2 नौकर हर वक्त उसकी सेवा में रहते। एक की ड्यूटी दिन में होती तो दूसरे की ड्यूटी रात की होती। विनोद ओबरॉय के काम अब बेड पर ही होते थे सारे। उसकी जिंदगी में सिवाय इसके कुछ न बचा था कि वो बेड पर लेटा रहे और छत को देखता रहे। बेहद खूबसूरत शय उसकी पत्नी थी, परंतु अब उसके लिए बेकार थी क्योंकि वो किसी भी काबिल नहीं रहा था। वो देख सकता था, बातें कर सकता था, बस। पुलिस उन लोगों को आज तक नहीं पकड़ सकी थी जिन्होंने विनोद ओबरॉय की कार के साथ एक्सीडेंट किया था। रानी ओबरॉय ने पुलिस से संपर्क करके कभी ये जानने की चेष्टा भी नहीं की थी कि पुलिस ने इस केस के संबंध में क्या किया था। वो अपनी शानदार जिंदगी बिता रही थी। दौलत की, कारों की, नौकरों की कमी नहीं ओबरॉय फैमिली में। रानी को हर तरह की छूट थी। ओबरॉय फैमिली में सिर्फ 2 भाई ही थे, जिसमें से एक हमेशा के लिए अपाहिज होकर बेड पर पड़ा था और दूसरा अमन ओबरॉय, जो कि हर वक्त बिजनेस में व्यस्त रहता था। विनोद ओबरॉय के बेड पर पड़ जाने की वजह से सारा काम उसके सिर पर आ गया था। वो 28 बरस का था और अभी तक शादी नहीं की थी। महीना भर पहले अमन ओबरॉय का भी कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक विनोद ओबरॉय की तरह।
एक ट्रक और एक टेम्पो ने उसे घेरा और उसकी कार पर चढ़ा दिया ट्रक। परंतु अमन ओबरॉय खुशकिस्मत निकला। पहली टक्कर में ही कार से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ था और एक अन्य कार से टकरा गया। लोग इकट्ठे हो गए, परंतु तब तक उसकी आंखों में कार के शीशे के नन्हे नन्हे पीस टूटकर घुस चुके थे, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें बेकार हो गई, दिखना बंद हो गया। वो अंधा हो गया। लेकिन अमन ओबरॉय ने हौसला नहीं छोड़ा और मुंबई के सबसे बढ़िया आंखों के अस्पताल में ही एडमिट रहा। घर नहीं गया। वो अंधा हो गया था। वो दोनों आंखें नई लगवा लेना चाहता था, एक जैसी आंखें कि फिर से सामान्य जिंदगी जी सके। रानी ओबरॉय इसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। मुंबई के सारे अस्पतालों के डॉक्टरों से मिलती और उन्हें 2 आंखों का इंतजाम करने को कहती और महीने भर में ही आंखों का इंतजाम हो गया। हरीश खुदे की आंखें अमन ओबरॉय को मिल गई थी। आज 8 घंटे लगाकर खुदे की दोनों आंखें अमन ओबरॉय को लगा दी गई थी, जबकि ऐसे केस में कानून था कि सिर्फ एक आंख ही लगाई जा सकती है ताकि 2 आंखों से 2 इंसान दुनिया को देख सके। लेकिन पैसे में ताकत होती है। कानून तो उनके लिए होता है जो पैसा खर्चने के काबिल नहीं होते। हरीश खुदे की दोनों आंखें ऑपरेशन करके अमन ओबरॉय को लगा दी गई थी आज। इस सारे काम में रानी ओबरॉय ने एक परिवार की तरह महीना भर काफी भागदौड़ की थी, परंतु भीतरी हकीकत ये थी कि विनोद ओबरॉय के एक्सीडेंट के बाद, उसके नाकारा हो जाने के बाद रानी की अमन ओबरॉय के साथ नजदीकियां हो गई थी और वो नजदीकियां अमन ओबरॉय के बेडरूम तक पहुंची थी। बंगले के पुराने और खास नौकर को ये बात पता थी, परंतु उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी के सामने मुंह खोल सके। वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ढोल पीटा जाए। विनोद ओबरॉय की हालत देखकर ही समझा जा सकता था कि उसकी पत्नी को दूसरे मर्द की जरूरत पड़ेगी ही। ऐसे में उसने अपना काम चलाने के लिए अमन ओबरॉय को चुनकर समझदारी की। अमन ओबरॉय को भी तो औरत की जरूरत रहती थी। बंगले के शानदार बेडरूम के विशाल बेड पर विनोद ओबरॉय सीधा लेटा छत को देख रहा था। पहले से वो बहुत कमजोर हो चुका था। 25 बरस की उम्र थी उसकी। साल भर से बेड पर लेटा हुआ था। शरीर से कोई काम नहीं लिया जा सकता था। ऐसे में उसने कमजोर तो होना था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो जानता था कि उसकी ये ही जिंदगी है। जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसी तरह पड़ा रहेगा। उसकी रीढ़ की हड्डी इस तरह टूट चुकी थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। साल भर से उसके यार दोस्त भी कन्नी काट गए थे। अब तो उनके फोन आने भी बंद हो गए थे। वो फोन करता तो वे कॉल रिसीव ना करते। कोई वक्त था कि उससे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी, परंतु अब उसकी जिंदगी कमरे में सिर्फ बेड पर सिमट कर रह गई थी। शाम के 8 बज रहे थे कि रानी ओबरॉय ने भीतर प्रवेश किया। उसने लॉन्ग स्कर्ट और कमीज पहन रखी थी। बाल कंधों से फैलकर पीठ तक जा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बिलौरी आंखों में अजीब सी चमक थी। होठों पर जानलेवा मुस्कान नाच रही थी। लिपस्टिक से उसके होठ सुर्ख से चमक रहे थे। विनोद ओबरॉय ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। कैसे हो पतिदेव? रानी ने सरसराहट भरे स्वर में कहा। विनोद कई पलों तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। मैं व्यस्त थी। तुम्हारे भाई की आंखें लग गई हैं आज। 4 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ था। वो बोली। ऑपरेशन ठीक रहा? डॉक्टर भूटानी ऑपरेशन करेगा तो ठीक क्यों नहीं होगा? तुम बहुत खुश हो। विनोद की निगाह रानी के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। हाँ, किस बात के लिए खुश हो? विनोद ने चुपते स्वर में कहा। इस खानदान में 2 मर्द हैं। एक पूरी तरह बेकार होकर बेड पर पड़ा है, दूसरा आंखें गंवा चुका है। रानी ओबरॉय ने लापरवाही से कहा। अब कम से कम एक मर्द तो ठीक होगा, देख सकेगा, इसी कारण से खुश हूँ। रानी की निगाह विनोद ओबरॉय के चेहरे पर जा टिकी। कोई और बात नहीं? और बात से तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं। विनोद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपना हाथ मुझे दो। क्यों? रानी वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, अपने करीब पाना चाहता हूँ। विनोद ओबरॉय ने कहा। जरूरत नहीं, तुम में अब कुछ नहीं रहा। रानी ओबरॉय शांत स्वर में बोली। जब मैंने तुम्हें पसंद किया था
तब तुम में कुछ बात थी, लेकिन अब तुम सिर्फ रबड़ का बबुआ बनकर रह गए हो। मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। विनोद ओबरॉय ने अपना हाथ बेड पर गिरा लिया, उसे देखता रहा। तुम एक्सीडेंट के बाद से कभी मेरे करीब नहीं आई, बोला विनोद ओबरॉय। अपनी हालत देखी है? रानी ने उसे घूरा। मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम तुम तो कर सकती हो, परंतु तुमने। होश में रहकर बातें करो पतिदेव। रानी की आवाज में सरसराहट आ गई। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। तुम्हारी ऐसी हालत है कि मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहती। अपने को ध्यान से देखो तुम। विनोद ओबरॉय ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरा पति ना जिंदों में रहेगा न मरों में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना दुखी हूं इस जिंदगी से। विनोद ओबरॉय ने थके स्वर में कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे जहर लाकर दे दो रानी। विनोद की आंखें भर आई। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता हूँ, परंतु कुछ कर नहीं सकता। विनोद ओबरॉय ने वैसे ही लेटे लेटे बेड के पास छोटे से टेबल पर हाथ मारा तो सिगरेट का पैकेट लाइटर उठाया और सिगरेट सुलगाकर बोला, कभी तुम्हें सिगरेट का धुआं अच्छा लगता था? वो वक्त निकल चुका है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विनोद ओबरॉय ने कष्ट लेकर गंभीर स्वर में पूछा। बोलो। तुम अपनी जरूरत कहाँ से, किससे पूरी करती हो? विनोद का स्वर शांत था। जरूरत? मर्द की जरूरत। वाह! रानी मुस्कुरा पड़ी। तो अब तुम ऐसी बातें सोचने लगे हो? बुरी बात है जाने मन। बताओ। यकीन नहीं करोगे। रानी ने एकाएक गहरी सांस ली। करूंगा, तुम कहो तो। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, रानी बोली। गलत मत कहो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा जरूर करती होगी। तुम्हारी खूबसूरती में हर वो चीज शामिल है जो दुनिया की औरतें चाहती हैं। तुम्हारे एक इशारे से सैकड़ों पीछे लग जाएंगे, जैसे कभी मैं तुम्हारे पीछे था। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने मुझे चुना था? रानी मुस्कुराई। नहीं, तुम्हें चुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ था। मैं खुश था, परंतु एक्सीडेंट ने सब खत्म कर दिया। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। विनोद ने एकाएक कहा। वहम है तुम्हारा। पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। रानी ने लापरवाही से कहा। वो एक्सीडेंट नहीं था, मेरी हत्या की कोशिश थी। कहते रहो। रानी ने कंधे उचकाए। परंतु मुझे पुलिस पर ज्यादा भरोसा है इस बारे में। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना चाहिए। छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। तो तुम नहीं बताओगी कि कौन सा मर्द तुम्हारे करीब आ चुका है? कहा विनोद ने। कोई मर्द नहीं है। रानी आगे बढ़ी और विनोद का गाल थपथपाकर बोली। ऐसी बातें सोच सोच कर अपने को टॉर्चर मत करो। अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ भी सोचा नहीं। एक्सीडेंट ने मुझे तुमसे कितना दूर कर दिया। विनोद ओबरॉय थके स्वर में कह उठा। मैं इस बात से उभर चुकी हूँ। तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? विनोद की निगाह रानी के चेहरे पर जा टिकी। रानी ने उसे देखा, देखती रही। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मैं तुम्हें 5-10 करोड़ रुपया भी दे दूंगा। कि? विनोद, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मेरे में अब रखा ही क्या? जानती हूँ कुछ नहीं रखा, पर मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर। रानी ने भावहीन स्वर में कहा। तुम्हारा इस जिद का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। कोई मतलब है ही नहीं जो तुम्हें समझ में आएगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, ओबरॉय परिवार की बहू बनकर। विनोद कुछ कह नहीं सका। सुबह शाम तुम्हें देख लेती हूँ, मेरे लिए ये ही बहुत है। एकाएक रानी मुस्कुराई। आज तुम्हारी हालत देखकर तरस आता है, परंतु ये बात मैं कभी नहीं भूलती कि कभी मैंने तुम्हें प्यार किया था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। परंतु तुम्हारी भी जरूरतें हैं रानी, जो स्वस्थ मर्द ही पूरा कर। उस बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं। विनोद ओबरॉय रानी को देखता रहा, फिर बोला। सब सोचते हैं, तुमने भी सोचा है, पर मुझे नहीं बताना चाहती। मत बताओ, तुम समझदार हो, अपना रास्ता चुन लोगी। विनोद ओबरॉय ने कश लिया, फिर कह उठा।
अमन की अब क्या पोजीशन है? 5 दिन वो बेड पर रहेगा। छठे दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी। कल जाऊंगी उसके पास हॉस्पिटल में। शाम को 25 लाख किसको दिया था? वो पुलिस वाले थे। उन्हीं की वजह से अमन के लिए आंखों का इंतजाम हो सका था। रानी ने मुस्कुराकर कहा। विनोद रानी के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, तुम मुझे एक किस भी नहीं दे सकती? क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? मैं जरूरत नहीं समझती और इन चीजों की अब तुम्हें जरूरत नहीं है पतिदेव, रानी ने कहा और बाहर निकलती चली गई। विनोद ओबरॉय दरवाजे को देखता रहा जहां से रानी निकलकर गई थी। फिर बड़बड़ा उठा, अब तुम वो रानी नहीं रही, बहुत बदल गई हो। आंखों का जाना माना मुंबई का हॉस्पिटल था ये, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टारों वाले होटल की तरह लग रहा था ये। एक नज़र में देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई हॉस्पिटल है। यहाँ पर दौलतमंद लोग ही अपनी आंखों के इलाज के लिए आते थे। रोज ही यहाँ जाने कितने ऑपरेशन होते थे। डॉक्टर भूटानी इस हॉस्पिटल का मालिक था और मुंबई का माना हुआ आंखों का सर्जन था। इसी हॉस्पिटल में अमन ओबरॉय को हरीश खुदे की आंखें लगाई गई थी। ये ऑपरेशन डॉक्टर भूटानी ने खुद किया था। दिन के 11 बज रहे थे। रानी ओबरॉय हॉस्पिटल पहुंची। मुख्य गेट पर उसे उतारकर ड्राइवर कार को आगे लेता चला गया था। रानी आगे बढ़ी तो दरबान ने शीशे का गेट खोल दिया था। भीतर प्रवेश किया रानी ने। एसी की ठंडी हवा से भरा लाउंज था। एक तरफ बैठने के लिए गद्देदार सोफे रखे हुए थे, उसी तरफ ही रिसेप्शन था। रानी उधर बढ़ गई। आज वो जीन की पैंट और सफेद रंग की स्कीवी पहने हुए थी। चेहरे पर शानदार मेकअप था और बालों को पीछे करके चिड़िया की तरह बांधकर क्लिप लगा रखा था। बेहद दिलकश लग रही थी वो, और आते जाते लोग उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। रानी को सब एहसास था उनकी नजरों का। रानी रिसेप्शन पर पहुंची और अपनी बिलोरी आंखों से वहां खड़ी लड़की को देखकर बोली, कल मिस्टर अमन ओबरॉय का? यस मिसेस ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय सेकंड फ्लोर के 18 नंबर कमरे में हैं। थैंक यू। रानी वहां से हटी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रानी दूसरी मंजिल पर पहुंची और विश्वास भरे अंदाज में गैलरी में आगे बढ़ने लगी। डॉक्टर नर्सें आ जा रही थी। गैलरी के दोनों तरफ बने कमरों के दरवाजों पर नंबर लिखे हुए थे। वो 18 नंबर कमरे के सामने ठिठकी और दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई। ये 10 बाय 10 का कमरा था और नर्स रूम था। एक नर्स वहां पर मौजूद थी। हेलो मिसेस ओबरॉय, नर्स फौरन कह उठी। हेलो, रानी ने ठिठक कर उसे देखा। ऑपरेशन कैसा रहा? एकदम बढ़िया। वो देख लेगा? क्यों नहीं, डॉक्टर भूटानी को इस ऑपरेशन में पूरी तसल्ली है मिसेस ओबरॉय, नर्स ने कहा। ठीक है, तुम कुछ देर के लिए बाहर घूम लो, मिस्टर ओबरॉय से मुझे बात करनी है, रानी बोली। जी। नर्स बाहर निकल गई। रानी आगे बढ़ी और एक दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश कर गई। ये शानदार कमरा था, बिल्कुल होटल की तरह सजा हुआ। एक तरफ बेड पर अमन ओबरॉय लेटा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कभी उसका हाथ हिलता दिख जाता था। रानी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। वो निशब्द सी पास पहुंची और ठिठक कर अमन ओबरॉय के चेहरे को देखने लगी। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से उसका चेहरा आधा ढका सा था। तभी रानी बेड के कोने पर बैठी और हाथ अमन ओबरॉय की छाती पर रखकर कह उठी, कैसे हो जान? स्वर में सरसराहट भरी थी। रानी, अमन ओबरॉय के होठ हिले। मैं ही हूँ। और कौन है यहाँ? सिर्फ मैं और तुम, सरसराहट भरी स्वर में कहा रानी ने। अमन ओबरॉय ने उसका हाथ थाम लिया, हाथ को चूमा। कब से तुम्हें देखा नहीं रानी, महीने से ऊपर हो गया। मेरी आंखें अब देखा करोगे जान, रानी ने प्यार से कहा। तुम वैसे ही खूबसूरत हो, अमन ओबरॉय ने उसका हाथ थामे प्यार से पूछा। उससे भी ज्यादा, सरसरा रहा था रानी का स्वर। वो उस पर झुक गई, उसके होठों को चूमा। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा, रानी मुस्कुराई। क्या सोचते हो? पता नहीं, पर तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। क्या मैं फिर से तुम्हें देख पाऊंगा? जल्द देखोगे। तुम्हें दोनों आंखें लगा दी गई हैं जान। ऑपरेशन सफल रहा?
पूरी तरह। डॉक्टर भूटानी से तुम्हारी बात नहीं हुई? सुबह हुई थी। वो कहते हैं मैं देख पाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी बात पर ज्यादा भरोसा है रानी। तुम जरूर देख पाओगे। सब ठीक है। आंखें किसकी थी? कोई मर गया था, हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर विनायक ने मुझे खबर दी। जवान था वो आंखों वाला? हाँ। क्यों पूछा? जवान आंखें मुझे लगेंगी तो बेहतर ढंग से सब कुछ देख पाऊंगा। विनोद कैसा है? वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, रानी बोली। अमन ओबरॉय गहरी सांस लेकर रह गया। रानी का हाथ अभी भी थाम रखा था। मैंने तुम्हारी आंखों के लिए बहुत भागदौड़ की है जान, कि तुम फिर से देखने लगो। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ रानी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रानी ने पुनः उसके होठों को चूमा। अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं जरूर तुमसे शादी कर लेता, अमन ओबरॉय प्यार से बोला। अब भी तो कोई कसर बाकी नहीं। हम पति पत्नी ही तो हैं जान। मैं विनोद के बारे में सोचता हूँ। तुम जानते ही हो कि वो किसी काबिल नहीं रहा। हम उससे कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे। अमन ओबरॉय चुप रहा। क्या सोचने लगी जान? अपने एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा हूँ, अमन ओबरॉय बोला। साल भर पहले इसी तरह विनोद का एक्सीडेंट हुआ। उसने कई बार कहा कि वो एक्सीडेंट नहीं, उसे मारने की साजिश थी, परंतु मैंने उसकी बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। परंतु अब मुझे सोचना पड़ रहा है। मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो जान। मेरा भी एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट के बहाने मुझे मारने की कोशिश की गई थी रानी। छोड़ो भी, अगर मैं फौरन कार छोड़कर भाग नहीं गया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं। तुम बच गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा मैं सोचना नहीं चाहती। शादी मैंने विनोद से जरूर की है, परंतु मेरी सांसें तुम्हारे लिए चलती हैं। तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगी, रानी ने प्यार से सरसराते स्वर में कहा। तुम्हारा मुझे बहुत सहारा है रानी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमन ओबरॉय के होठों को फिर से चूमा रानी ने। मैं कब देख सकूंगा? अमन ओबरॉय ने बेचैनी से पूछा। 6 दिन बाद। तब तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलेगी और तुम फिर से देखने लगोगे जान। सतीश बारू ने जब से टुन्नी को देखा था तब से ही उसका दिल टुन्नी पर आ गया था। वो खूबसूरत थी, जवान थी। उसका पति हरीश खुदे अब मर चुका था और अब वो अकेली थी। खुदे के संस्कार के वक्त उसने टुन्नी को दूर से देखा था और वो उसके दिल में आ बसी थी। इस वक्त बारू एक सस्ते से होटल में रुका हुआ था और कम ही बाहर निकलता था कि डकैती के मामले में पुलिस ना पकड़ ले। उसे देवराज चौहान द्वारा दिए जाने वाले 5 करोड़ का इंतजार था, जिसे लेकर वो चुपचाप गांव जाकर जिंदगी बिता देने का इरादा रखता था। मुंबई से उसका दाना पानी उठ चुका था। पुलिस से बचा रहे, ये ही बहुत था। टीवी की खबरों में उसने 2-3 बार बजरंग कराड़े और सोनी को देखा और उनके बारे में खबरें सुनी थी। उन्हें मध्य प्रदेश के शाहडा जिले से मुंबई लाया गया था। उन्होंने मुंह खोल दिया और डकैती के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया था। उनका खेल तो पूरी तरह खत्म हो गया था। सतीश बारू को अपनी चिंता थी। 2 दिन होटल के कमरे में बंद रहने के पश्चात बारू आज होटल से निकला और सीधा टुन्नी के घर पर जा पहुंचा। इस वक्त वो अकेली थी। कमीज सलवार पहन रखा था और फर्श पर चादर बिछाई बैठी थी। नमस्ते, बारू ने हाथ जोड़कर कहा। टुन्नी उसे देखने लगी। सतीश बारू ने जूते उतारे और चादर पर बैठ गया। मैं हरीश खुदे का दोस्त हूँ, बारू बोला। उसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस है। तू उसका दोस्त नहीं हो सकता, टुन्नी बोली। बिल्ला के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। मेरा नाम सतीश बारू है और मैं उस डकैती में शामिल था जिसे हरीश खुदे भी कर रहा था, बारू ने कहा। टुन्नी की आंखें सिकुड़ी और सतीश बारू के चेहरे पर आ टिकी। मेरे पति को क्यों मार दिया? टुन्नी के होठों से निकला। हमारी डकैती की टीम में 2 गद्दार निकल आए थे, बजरंग कराड़े और सोनी नाम की लड़की। उन्होंने हरीश खुदे को शूट किया और सारा पैसा ले गए। हमें भी बाद में पता चला। उसकी मौत से देवराज चौहान को बहुत तकलीफ हुई। मेरा पति तो गया, उसकी तकलीफ को क्या करूं मैं? टुन्नी तीखे स्वर में बोली। बजरंग और सोनी पैसा लेकर भाग रहे थे कि पुलिस के हाथों में पड़ गए।
पकड़े गए वो भी, पैसा भी। तू मुझे खबर देने आया है? मिलने आया हूँ। क्यों? संस्कार वाले दिन मैंने तुझे देखा था, उसके बाद से ही तेरे से मिलने को मन कर रहा था। बारू बोला। मैं तेरे को बता दूं कि बहुत जल्द 2-3 दिन में देवराज चौहान तेरे पास आएगा। डकैती में देवराज चौहान ने 100 करोड़ से ज्यादा कीमत का हीरा हासिल किया है। वो हीरा खुदे के लिए था और खुदे ने देवराज चौहान से कह रखा था कि उसे कुछ हो जाए तो हीरा उसकी पत्नी को दे देना। टुन्नी ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान उस हीरे को बेचने लगा हुआ है और 2-3 दिन में पैसा लेकर तेरे को देने आएगा। उसमें से 5 करोड़ मेरे को, पूरन दागड़े को और उस्मान अली को देगा, बाकी सब तुझे। टुन्नी की आंखों में आंसू चमक उठे। रो क्यों रही है? बारू ने अपने पन से पूछा। अपने पति की याद आ गई। वो मुझे कितना ज्यादा प्यार करता था। टुन्नी आंसू साफ करते बोली। तू यूं समझ वो पिछले जन्म की बातें हैं। अब तेरा नया जन्म हुआ है, पैसा तेरे पास आ रहा है, तेरे को आगे की सोचना है। क्या करूंगी पैसे का? अकेली हूँ, खुशियां खत्म हो गई। टुन्नी ने भर्राई स्वर में कहा। बारू कुछ नहीं बोला। टुन्नी भी खामोश रही। नाम क्या है तेरा? टुन्नी। वो बोली। चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं, रहने दे। बारू ने सिर हिलाया। फिर कहा, मैंने अभी शादी नहीं की। ड्रग्स का धंधा किया करता था मैं, पर अब पुलिस मेरे पीछे है डकैती के मामले में। 5 करोड़ मुझे मिलने वाला है। उसे लेकर गांव चला जाऊंगा और फिर वहीं रहूंगा। पर जब से तुझे देखा है तो मुझे अच्छी लगी। सोच रहा हूँ कि अगर तू माने तो तेरे से शादी कर लूं। रहेंगे गांव में ही। ये मत सोचना कि तेरे को देवराज चौहान पैसे देने वाला है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। वापस दे देना वो पैसा, मत लेना। मेरा 5 करोड़ गांव में जिंदगी बिताने को काफी होगा। उसी से हम मजे से जीवन बिता लेंगे। पर अगर तू मेरे से शादी को माने तो। बुरा काम करने वाले अब मुझे पसंद नहीं। एक बार अब मैं अपने पति को खो चुकी। मैं बुरा काम नहीं करूंगा। बारू बोला। क्या पता फिर से करना शुरू कर दे तो अपनी जूती उतारकर मुझे मारना। तेरी कसम, मैं बिल्कुल साफ मन से तेरे से बात कर रहा हूँ। गांव में मेरा परिवार है, माँ है, भाई है, बहन है जिसका ब्याह करना है। थोड़ी सी खेती बाड़ी है, कुछ और जमीन खरीद लूंगा खेती के लिए। हम दोनों मिलकर घर और खेती को संभालेंगे, प्यार से रहेंगे। मेरा भरोसा कर, मैं अच्छा इंसान हूँ। क्या पता, एक बार भरोसा करके तो देख। टुन्नी चुप रही, फर्श को देखती सोचती रही। बारू चुप सा बैठा रहा। 5 मिनट बीत गए। क्या बोलती है तू? एक बार भरोसा करके देख, तेरे को बहुत खुश रखूंगा। बारू पुनः बोला। अभी मेरा मन खराब है, तो फिर आना, सोचूंगी। ठीक है। बारू ने सिर हिलाया। मैं फिर आ जाऊंगा। ये बता, बाजार से कुछ लाना है? मैं ला देता हूँ। टुन्नी ने सतीश बारू को देखा, फिर बोली। भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है बनाने को। मैं तेरे को खाना ला देता हूँ। कच्ची सब्जी दाल भी ला देता हूँ। खाने का सब सामान ला देता हूँ। थोड़ा पनीर भी ला देना, कुछ मटर भी। मटर पनीर ना खाऊं तो मजा नहीं आता। टुन्नी बोली। और देसी घी का डिब्बा भी खत्म है। सोचा था जब मेरा पति घर आएगा तो तब लाऊंगी, पर अब वो कहाँ आएगा। दिल को मत लगा कोई बात, वो तो चला गया। मैं हूँ, मुझे अपना पति समझ ले। सोचूंगी तेरे बारे में। सोच लेना, मैंने तेरे को ये नहीं कहा कि अभी जवाब दे। मैं तेरे को खुश देखना चाहता हूँ। तू जहाँ भी रह, खुश रह। थोड़ी सी पालक भी ला देना, पालक पनीर भी बना लूंगी। पहले तेरे लिए होटल से खाना ले आऊं, बाकी सामान तो आता ही रहेगा। दूध भी ले आना, तेरे को चाय पिलाऊंगी। घर में दूध खत्म है। टुन्नी बोली। बाद में, पहले तेरे लिए खाना। बारू कहकर चला गया। आधे घंटे में वापस लौटा तो टुन्नी नहा चुकी थी और कपड़े भी बदल चुकी थी। मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है। टुन्नी ने कहा। अपने तो बनाने से ही बनते हैं, पहले खाना खा ले, बातें फिर करना। टुन्नी ने खाना बर्तनों में डाला और बोली। तू भी खा। तेरे से शादी होगी तो तभी तेरे साथ खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं। मेरी फिक्र मत कर, अभी भूख नहीं है मुझे। टुन्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगी। बारू बाजार चला गया, टुन्नी के घर के लिए सामान लाने के लिए। 2 घंटे बाद सामान लेकर वापस लौटा
उसके बाद जाने को हुआ तो टुन्नी ने कहा, फिर आना तू। सतीश बारू ने सिर हिलाया और चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।